रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश। इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि ये प्लूटो ग्रह से भी ज्यादा बड़ा है। इसका कुल एरिया लगभग 1.7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया में 11 अलग अलग टाइम जोन होते हैं। यानी जब देश के एक हिस्से में लोग सुबह का नाश्ता करते हैं तो वहीं दूसरे हिस्से में सोने की तैयारी करी जाती है। भले ही रशिया का 75% हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन इसकी 77% आबादी यूरोप वाले हिस्से में बसती है। यूरोप के लिए रशिया की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये यूरोप को नेचुरल गैस और तेल की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। रशिया के बिना यूरोप की एनर्जी सप्लाई ठप पड़ सकती है। ये एक मशहूर रोचक तथ्य है कि रशिया में महिलाओं की संख्या मर्दों से काफी ज्यादा है। लगभग 1 करोड़ ज्यादा महिलाएं यहाँ पर रहती हैं। रशिया में महिलाएं अपनी फिटनेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वहाँ फैशन और ग्रूमिंग को बहुत अहमियत दी जाती है। कोल्ड वॉर के जमाने से ही रशिया और भारत की दोस्ती बहुत गहरी रही है। वहाँ के लोग, खास करके पुरानी पीढ़ी, राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के बड़े फैंस हैं। आवारा हूँ और जिम्मी जिम्मी गाने आज भी वहाँ के लोग गुनगुनाते हैं। रशियन लोग भारतीयों को भरोसेमंद दोस्त की तरह देखते हैं। अगर आप लंदन, पेरिस या बर्लिन से तुलना करें तो रशिया इन सब से काफी सस्ता है। वहाँ पेट्रोल और गैस की कीमतें यूरोप में सबसे कम हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो हो गई वो भी बेहतरीन है और सस्ती भी है। रशिया ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग में लगभग 2 करोड़ 70 लाख सोवियत लोगों की जान गई थी। ये संख्या इतनी बड़ी है कि उस वक्त के कई देशों की कुल आबादी भी इससे कम थी। रशिया में एक अजीब कानून है, खासकर मॉस्को शहर में, कि अगर आपकी कार बहुत ज्यादा गंदी है तो पुलिस आपका चालान काट सकती है। उनका मानना है कि गाड़ी इतनी साफ तो होनी ही चाहिए कि उसका नंबर प्लेट साफ दिखे। रशिया दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा ये दुनिया में हीरे और पैलाडियम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दुनिया का हर तीसरा हीरा लगभग रशिया की जमीन से ही निकलता है। इस देश में दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। अगर आप इस ट्रेन में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे तो आपको 6 दिन से ज्यादा का वक्त लगेगा और आप लगभग 9,289 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में रशिया देश के बारे में और अच्छी जानकारी, इंफॉर्मेशन, इतिहास, लोगों का जीवन, खान पान और बहुत ही सुंदर जगह देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बना सकता है। ये है रशिया। यहाँ पर ऐसे ऐसे इलाके मौजूद हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तो पूरा भारत जानता ही है। इसके पीछे की वजह है कि भारत और रूस पिछले कई दशकों से गहरे दोस्त रहे हैं। फिर चाहे दोनों एक दूसरे की पैसे से मदद करें या फिर सुरक्षा में। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में एक ही दिन में अलग अलग 11 बार समय होता है। अगर आप एक हिस्से में हैं तो वहां सुबह के 5 बज रहे होंगे और किसी अगर दूसरे हिस्से में हैं तो वहां सुबह के 9। ये देश 1,70,98,246 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी एशिया तक अपनी जमीन रखता है। और इतने बड़े एरिया में केवल 14 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। यही वजह है रूस की राजधानी और कुछ मुख्य शहरों को छोड़कर, गांव को छोड़कर आपको यहाँ इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आप एक तरफ तो शहरों में आधुनिक जीवन, ऊंची ऊंची इमारतें और चकाचौंध से भरी सड़कें देखेंगे, जबकि किसी दूसरे हिस्से में बर्फ के रेगिस्तान में तंबुओं में रहने वाले खानाबदोश लोग। रूस का हर हिस्सा एक अलग जीवन, संस्कृति और खासियत को अपने अंदर समेटे हुए है। रूस के 70% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं,
जो कि ऑर्थोडॉक्स शाखा पर विश्वास रखते हैं। 8 से 10% लोग मुस्लिम हैं और 15 से 18% ऐसे लोग हैं जो खुद को किसी धर्म से नहीं जोड़ते, जबकि 2% में बाकी मिले जुले लोग हैं। यहाँ पैसे के लिए रूबल का इस्तेमाल होता है और 100 भारतीय रुपए यहाँ के 86 रूबल के बराबर हैं। यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जहाँ प्रकृति ने अपने अंदर बेहिसाब दौलत दबा रखी है, क्योंकि रूस हद से ज्यादा बड़ा देश है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग बहुत कम हैं। कुछ गिने चुने शहर ही हैं जहाँ लोग आबाद हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जनसंख्या उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रही जितनी तेजी से अरब या फिर अफ्रीका के किसी और देश में बढ़ती है। इसके पीछे की वजह है, एक तो रूस हद से ज्यादा ठंडा देश है, और दूसरा यहाँ की कई महिलाएं और पुरुष अक्सर विदेश चले जाते हैं काम करने, और जो यहाँ की महिलाएं हैं उन्हें भारत के पुरुष बहुत ही पसंद हैं। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत से भारतीयों ने वहाँ की महिलाओं से शादी करी है। आपको एक और बात चौंकाने वाली है, वो ये कि आज का रूस जितना विशाल है, ये सोवियत संघ टूटने से पहले इससे भी ज्यादा बड़ा विशाल था। जब साल 1991 में सोवियत संघ टूटा तो रूस के कई देश अलग हुए, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आज रूस का 80% हिस्सा खाली पड़ा है, जहां कोई नहीं रहता। वहां सिर्फ जंगल, बर्फ, पहाड़ और जमा देने वाली ठंड है, और उसी बर्फ के नीचे कई कीमती धातुएं, गैस, मिनरल और सोना मौजूद है। ये है बाइकाल झील। ये झील पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसी झील से दुनिया को 25% मीठा पीने लायक पानी मिलता है। ये हैं रूस के कुछ वीरान गांव, और यहाँ ऐसे 20,000 से भी ज्यादा गांव मौजूद हैं जो पहले आबाद थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से खाली पड़े हैं और इन्हें भूतिया गांव कहा जाता है। ये है दुनिया का सबसे ठंडा गांव ओम्याकॉन। यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ठंड के मौसम में यहाँ पर हर चीज जम जाती है। खाना, सड़कें, गाड़ी, पेड़, कपड़े, पानी, यहाँ तक कि आपकी आंखों की पलकें भी जम जाएं। इस गांव में -60 डिग्री तक तापमान गिर जाता है। ये है रस्की आइलैंड। प्रशांत महासागर की लहरों के बीच बसा रस्की आइलैंड कभी रूस का एक ऐसा गुप्त कोना था जहां आम इंसानों का जाना नामुमकिन था। व्लादिवोस्तोक के पास मौजूद ये द्वीप दशकों तक एक मिलिट्री बेस रहा, जहां बाहरी दुनिया की नजरें नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज ये द्वीप रूस की आधुनिकता और प्राकृतिक सुंदरता का एक मेल बन चुका है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको दुनिया के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज रस्की ब्रिज को पार करना पड़ेगा, जो घने कोहरे के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस कराएगा मानो आप बादलों में चल रहे हों। जैसे ही आप पुल के उस पार कदम रखेंगे, आपको ऊंची चट्टानें, गहरे नीले रंग का समंदर और वो शांत खामोशी मिलेगी जो सिर्फ रूस के इस सुदूर हिस्से में ही संभव है। इस द्वीप की सबसे रोमांचक बात यहाँ के पुराने सैन्य ठिकाने और किले हैं, जो अब खंडर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी सोवियत काल की वीरता की कहानियां सुनाते हैं। यहाँ का नोवोसिल्सेवस्काया बैटरी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहाँ से समंदर का नजारा ऐसा दिखता है जिसे कैमरे में कैद करने का मन करता है। आइए अब रूस की कुछ ऐसी जगह देखते हैं जिन्हें आपने ना पहले देखा होगा और ना ही उनके बारे में सुना होगा। ये है बटागाइका क्रेटर। इसे धरती का मुंह भी कहा जाता है। ये जमीन पर बना अपने आप एक विशाल काय गड्ढा है। यहाँ पहले बर्फ ही बर्फ जमा थी, लेकिन जब तापमान बढ़ा तो 1960 में ये जमीन धंस गई और इतना बड़ा गड्ढा बन गया। आज भी ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे पूरा देखने के लिए आसमान की सैर करनी पड़ती है। इस देश को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना पड़ेगा
और इसके इतिहास को दो अहम शहर बहुत ही आसान तरीके से दिखाते हैं। इसमें एक है रूस की आज की राजधानी यानी कि मॉस्को शहर, और दूसरा सेंट पीटरबर्ग शहर जो रूस की पुरानी राजधानी था। रूस की शुरुआत मध्यकालीन राज्य कीयेवन रूस नाम से होती है जो 9वीं शताब्दी में उभरा था। आज का रूस, यूक्रेन और बेलारूस तीनों का सांस्कृतिक मूल्य इस राज्य में विकसित हुआ है, लेकिन 13वीं शताब्दी में मंगोलों के आक्रमण की वजह से कीयेवन रूस को बुरी तरह से चोट पहुंचाई और इसे बहुत ही कमजोर कर दिया। इस राज्य का बंटवारा होने से उसी समय धीरे धीरे मॉस्को शहर की अहमियत बढ़ रही थी। मॉस्को पहले एक छोटा सा किले वाला नगर था, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी सुरक्षित और बीचों बीच थी कि समय के साथ ये रूसी जमीन का अहम और खास शहर बनकर उभरा। 14वीं और 15वीं शताब्दी में मॉस्को के शासकों, खासतौर पर इवान फर्स्ट, इवान थर्ड और इवान फोर्थ ने अपनी ताकत को मजबूत किया और रूस के जो राज्य पहले अलग हो गए थे, आपस में बट गए थे, उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करी। इसी दौर में मॉस्को को थर्ड रोम यानी कि तीसरा रोम कहा जाने लगा, इस भरोसे के साथ कि रोम और बाइजेंटाइन साम्राज्यों के पतन के बाद मॉस्को शहर ही सच्चा ईसाई सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। इसी भरोसे ने रूसी धर्म, राजनीति और जनता की सोच को अंदर तक प्रभावित किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मॉस्को का राज एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इवान द टेरिबल ने पहली बार खुद को तिसार घोषित किया और बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से रूस के एरिया को दोगुना किया। इस समय मॉस्को सांस्कृतिक, धार्मिक और सैन्य शक्ति का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। क्रेमलिन, जो रूस की शक्ति का प्रतीक है, इसी दौर में अपने रूप में विकसित हुआ था। 17वीं शताब्दी में रोमनोव वंश सत्ता में आया और रूस ने राजनीति पर कंट्रोल जमा लिया, लेकिन इस स्थिरता के बीच रूस तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से यूरोप से काफी पीछे रह गया था। इसी कमी को दूर करने के लिए रूस को एक अच्छे राजा की जरूरत थी और ये काम किया पीटर महान ने, जिसे आज पीटर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। पीटर महान ने महसूस किया कि अगर रूस को एक आधुनिक यूरोपीय शक्ति बनना है तो उसे पश्चिमी तकनीक, शिक्षा और संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने 1703 में सेंट पीटरबर्ग शहर की नींव रखी। ये शहर रूसी इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ लेकर आया। ये यूरोप की ओर खुला रूस का एक खास दरवाजा था, जिसमें इमारतें, कला और संस्कृति यूरोप वाली अपनाई गई थी। पीटर महान ने 1712 में राजधानी मॉस्को को बदलकर सेंट पीटरबर्ग शहर को किया था। इस बदलाव ने रूस की दिशा और किस्मत ही बदल दी। मॉस्को जहां परंपरा, धर्म और रूसी पहचान का प्रतीक था, वहीं सेंट पीटरबर्ग शहर आधुनिकता, विज्ञान, समुद्री शक्ति और पश्चिमी प्रभाव का केंद्र बना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सेंट पीटरबर्ग रूसी साम्राज्य का असली केंद्र बनकर उभरा। राजनीति, नौसेना, साहित्य, संगीत और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र। दुनिया के प्रमुख कलाकार, दार्शनिक और वैज्ञानिक इसी शहर में पनपे थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत रूस के लिए बहुत ही उथल पुथल मचा देने वाली थी। 1905 की क्रांति और 1917 की बोल्शेविक क्रांति, जिसने पूरे रूसी साम्राज्य को गिरा दिया, खास तौर पर इसी शहर सेंट पीटरबर्ग से शुरू करी गई थी। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता को संभाला और शहर का नाम बदलकर लेनिनग्राद रखा। इसके साथ ही रूस एक साम्राज्य से बदलकर एक सोवियत साम्यवादी राज्य यानी कि यूएसएसआर में बदल गया। हालांकि सोवियत काल में भी लेनिनग्राद कला और विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, लेकिन राजनीतिक शक्ति एक बार फिर मॉस्को शहर के पास लौट आई थी, जो सोवियत संघ की राजधानी बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेनिनग्राद ने इतिहास के सबसे भयंकर घेराव का सामना किया। नाजी जर्मनी ने शहर को 900 दिनों तक घेर कर रखा था। लाखों लोग भूख, ठंड
और हमलों से मारे गए, लेकिन शहर फिर भी नहीं टूटा। इसी चीज ने लेनिनग्राद को एक अमर ऐतिहासिक प्रतीक बनाकर खड़ा किया। इसके बाद साल 1951 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ और इसके साथ ही रूस एक आजाद देश के रूप में बनकर पूरी दुनिया के सामने आया, इस नए रूस की राजधानी और राजनीतिक शक्ति का केंद्र मॉस्को शहर था और वो आज भी है। दूसरी ओर लेनिनग्राद का नाम बदलकर फिर से सेंट पीटरबर्ग कर दिया। ये शहर रूस की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। संगीत, साहित्य, संग्रहालयों और कलाओं की हैरान करने वाली हस्तियों के साथ। अब है आपके सामने सुजदाल। मॉस्को शहर से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद ये शहर रूस की गोल्डन रिंग का सबसे अनमोल नगीना माना जाता है। सुजदाल कोई आधुनिक महानगर नहीं, बल्कि एक ओपन एयर म्यूजियम है, जहां ऊंची गगनचुंबी इमारतों की जगह लकड़ी के नक्काशीदार घर और सुनहरे गुंबद वाले प्राचीन चर्च नजर आते हैं। यहाँ की हवाओं में आज भी 11वीं और 12वीं शताब्दी के रूस की एक महक महसूस करी जा सकती है। जब आप इसकी पथरीली सड़कों पर चलेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये शहर अपनी जड़ों से कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है। यहाँ की सुजदाल क्रेमलिन और नेटिविटी कैथेड्रल की नीली छतें, उन पर जड़े सुनहरे सितारे किसी परियों की कहानी के महल के जैसे लगते हैं, जो रूस के गौरवशाली और आध्यात्मिक इतिहास की कहानी बताते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही खूबसूरत और दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।